पूजा पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। वो आगे बीटेक करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई भाभी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो आगे और पढ़ाई करे। इसीलिए पूजा के भाई अनिल ने अपनी माँ सुमित्रा जी को भड़काना शुरू कर दिया। माँ, इस पूजा को बीटेक कराने की क्या ज़रूरत है? जितने रुपए आप उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाओगे, उतने में तो उसकी शादी हो जाएगी। अनिल बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि तेरी बहन पढ़ाई में कितनी होशियार है। सुमित्रा जी ने कहा तो अनिल उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसके बीटेक कराने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बीटेक करके वो कल को अपने ससुराल चली जाएगी और जो भी कमाएगी वो अपने ससुराल में देगी, तो फिर उसके ऊपर इतना खर्चा क्यों करना? देख बेटा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलत बात भी मान लूँ। तुमको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब था नहीं, और जब तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है, तो तुम उससे भी जल रहे हो। फिर उसे समझाते हुए बोली, देख अनिल बेटा, तुमने आज तक मुझसे जो भी कहा मैंने सब बातें मानी, लेकिन ये पूजा के भविष्य का सवाल है, इसीलिए हम उसकी पढ़ाई बीच में नहीं रोक सकते। तो अनिल गुस्से में बोला, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? कल को कॉलेज में जाएगी, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझसे मत कहना। तो सुमित्रा जी बोली, अनिल, मैं पूजा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो। इतना तो भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर। अपनी माँ के मुंह से बहन की तारीफ सुनकर अनिल गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। राम किशन जी ने सुमित्रा जी की सारी बातें सुन ली थी। आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुमित्रा जी ने पहली बार अपनी बेटी पूजा का साथ दिया था। नहीं तो वो हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी रहती थी। शाम को पूजा कॉलेज से घर आई तो अपनी माँ सुमित्रा जी को उदास देखकर बोली, क्या बात है माँ, भैया ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा बेटा, लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनना बेटा। अभी तक जैसे तुमने बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई की है, आगे भी अच्छे से पढ़ाई करना और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बहुत अच्छी नौकरी करे, तुझे कभी किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, ससुराल वाले तुझे कभी भी परेशान ना करें। अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें, देखना एक दिन आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। कहते हुए पूजा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। पूजा की बीटेक कंप्लीट होते ही उसका एक बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। घर में खुशियों का माहौल छा गया था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन पूजा के भाई भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें पूजा से बहुत जलन हो रही थी। गांव के सब लोग राम किशन जी और सुमित्रा जी को बधाइयाँ दे रहे थे। राम किशन जी, आपकी बेटी ने तो वो कर दिखाया जो आपके बेटे ने नहीं किया। आपने बिल्कुल सही कहा था कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर लड़कियों को पढ़ाया जाए तो वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती हैं, उनके एक रिश्तेदार ने कहा। तो राम किशन जी बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, आजकल लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सुनकर दूर खड़े पूजा के भाई भाभी जलकर राख हो गए थे। एक सप्ताह ही बीता था कि घर में एक और खुशखबरी आ गई। पूजा की भाभी माँ बनने वाली थी। सब लोग नन्हे मुन्ने के आने की खुशी मनाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब पूजा की भाभी सविता कोई काम नहीं करती, बस पूरा टाइम बेड पर आराम करती। यहाँ तक कि सुमित्रा जी उसका खाना भी उसके कमरे में ही पहुँचाती कि कहीं बहू को तकलीफ ना हो जाए। एक दिन पूजा की भाभी सविता ने पूजा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पूजा, मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तुम तो अपने भैया की कमाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, उनके पास कोई बचत तो है नहीं। पूजा को अपनी भाभी का व्यवहार
थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी सविता ने फिर से कहा, पूजा, मम्मी पापा से इस बारे में कुछ भी मत कहना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है भाभी, मैं कल जब ऑफिस जाऊंगी तो निकाल कर ले आऊंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो। वैसे कि अगर कोई समस्या हुई तो वो सब मैं देख लूंगी, कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी मम्मी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं की और अगले दिन 1 लाख रुपए लाकर अपनी भाभी को दे दिए। रुपए देखकर सविता बहुत ही खुश हो गई। भाभी, भैया तो कल ऑफिस चले जाएंगे, अगर आप कहो तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। ये सुनकर सविता थोड़ा घबरा गई और बोली, तुम चिंता मत करो पूजा, तुम अपने ऑफिस जाओ। तुम्हारे भैया ने कहा था कि वो कैब कर देंगे और वो हॉस्पिटल आ जाएंगे। फिर तो ठीक है भाभी, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं आ जाऊंगी। पूजा जब सविता को रुपए दे रही थी तो बाहर से सुमित्रा जी ने देख लिया था। पूजा जैसे ही अपने कमरे में गई तो सुमित्रा जी भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। तो पूजा ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा। क्या हुआ माँ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? बेटा, मुझे सच सच बताओ, तुमने अपनी भाभी को वो 1 लाख रुपए क्यों दिए हैं? तुमने इतनी बड़ी रकम निकाल कर अपने भाभी को दे दी और हमसे एक बार भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। अरे माँ, भाभी को ज़रूरत थी इसलिए मैंने उनको दे दिए, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, इसीलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। पूजा बेटा, लगता है तुम अपनी भाभी को अभी तक पहचान नहीं पाई हो, सुमित्रा जी ने कहा तो पूजा उन्हें अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे माँ, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, पैसे तो फिर से आ जाएंगे। अगर मैं रुपए नहीं देती और भाभी के बच्चे को कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाती। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम उसे पैसे देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर बहू तुमसे पैसे मांगे तो हमें ज़रूर बताना। ठीक है मम्मी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। तो सुमित्रा जी बाहर आकर सबके लिए खाना लगाने लगी। कुछ समय बाद सविता की सहेलियाँ उससे मिलने घर पर आई तो सुमित्रा जी उन सबको चाय नाश्ता देने के लिए उनके कमरे में जा ही रही थी कि उनकी आवाज़ सुनकर वहीं ठिठक गई। सविता की एक सहेली कह रही थी, यार सविता, तू तो घर बैठी ही पूरी सैलरी पा लेती है, अपनी ननद की सारी कमाई तो अपने ऐसो आराम में उड़ा देती है, और वो पागल इतनी बड़ी पोस्ट पर काम कर रही है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि तुम उसे बेवकूफ़ बना रही हो। तभी दूसरी सहेली बोली, ऐसे भोले भाले लोगों की वजह से ही तो हमारी ज़िंदगी ऐसो आराम में है। अगर ऐसे सीधे साधे लोग दुनिया में ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। कहकर सारी सहेलियाँ ठहाके लगाकर हंसने लगीं। अच्छा सविता, ये बता, तुम्हारी ननद की शादी कब हो रही है? तुम्हारा एटीएम कब इस घर को छोड़कर जा रहा है? दूसरी सहेली ने कहा तो सविता बोली, तू चिंता मत कर, मैं अपना एटीएम इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं पूजा की शादी कभी नहीं होने दूंगी। जहाँ भी उसकी शादी तय होगी मैं उन लोगों से इतना भला बुरा कह दूंगी कि वो खुद ही इसके लिए मना कर देंगे। आज सुमित्रा जी को समझ में आ रहा था कि अनिल पूजा की शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा था। वो लोग तो चाहते ही नहीं कि पूजा की शादी हो, वो तो बस अपनी बहन की कमाई पर जिंदगी भर ऐश करना चाहते हैं। सुमित्रा जी दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई और आकर अपनी बेटी पूजा को सारी सच्चाई बता दी। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भैया भाभी उसके बारे में ऐसे सोचते हैं। उसने कहा, मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब भैया भाभी को सबक मैं सिखाऊंगी। समय बीता तो राम किशन जी ने अच्छा सा घर देखकर अपनी बेटी पूजा का रिश्ता तय कर दिया और 1 महीने बाद की ही शादी पक्की हो गई। ये देखकर उनके बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था
कि पूजा की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। पूजा ने अपनी माँ के साथ मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। इधर उसके भाई भाभी ने उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अभी लगभग 1 हफ्ता ही बीता था कि सविता ने कहा, पूजा मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। तो पूजा ने कहा, भाभी मैंने अपनी सारी पेमेंट मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, इसलिए अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो मम्मी से लेकर आपको दे देती हूँ। तो सविता नहीं चाहती थी कि ये बात मम्मी जी के कानों में पड़े, इसलिए उसने कहा, नहीं रहने दीजिए, मैं अनिल से कहकर इंतज़ाम करवा लूँगी। कहकर वो वहाँ से चली गई। आज सविता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पूजा ने उसको पैसे के लिए मना कर दिया है। समय बीता तो 1 महीने बाद बड़े ही धूमधाम से रामकिशन जी ने अपनी बेटी पूजा की शादी कर उसे विदा कर दिया। ससुराल में पूजा की सास विमला जी ने भी अपनी बहू का बहुत अच्छे से स्वागत किया। शादी की पूरी रस्में निभाकर पूजा 2 दिन बाद पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई तो सुमित्रा जी ने पूछा, बेटी वहाँ सब लोग कैसे हैं? कोई तुझे परेशानी तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, वहाँ पर सभी लोग मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तभी अंदर से पूजा की भाभी सविता बाहर निकलते हुए बोली, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अभी तुम वहाँ पर नई नई हो, इसीलिए सब तुम्हारा ध्यान रखते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनका असली रंग तुम्हारे सामने आने लगेगा। भाभी के मुंह से ऐसी शब्द सुनकर पूजा को बुरा तो बहुत लगा, पर वो कुछ नहीं बोली और अगले दिन अपने पति सुमित के साथ वापस अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद पूजा ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और 1 महीना बीत गया। सैलरी आते ही पूजा ने 10,000 रुपये अपनी माँ के अकाउंट में भेज दिए और बाकी के बचे हुए अपनी सासू माँ के हाथों में थमा दिए। जब पूजा के ससुर श्यामलाल जी ने विमला जी को रुपए देते हुए देखा तो वो बोल पड़े, अरे बहू, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद ही इतने पैसे मिलते हैं कि हमारे अपने रुपए ही खर्च नहीं कर पाते। हमने तो आज तक सुमित से भी कभी पैसे नहीं लिए हैं, तो फिर तुमसे कैसे ले सकते हैं? तभी विमला जी बोल पड़ी, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, बहू इतने प्यार से दे रही है तो भला हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? कहते हुए विमला जी वो पैसे लेकर अपने कमरे में चली गई। ये देखकर श्यामलाल जी को थोड़ा अजीब लगा कि जब बेटा इसे रुपए देता था तो ये रुपए लेने से मना कर देती थी, तो फिर आज इसने बहू से पैसे क्यों लिए हैं? पता नहीं इसके दिमाग में भी क्या चल रहा है। सोचते हुए श्यामलाल जी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद विमला जी ने बहू से पूछा, बहू तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? तो पूजा ने कहा कि मम्मी जी 60,000 मिलते हैं। अच्छा बहू, उनमें से 40,000 तो तुमने मुझे दे दिए, बाकी के तो तुम्हारे अकाउंट में ही पड़े होंगे ना? तो पूजा ने कहा, नहीं मम्मी जी, उसमें से 10,000 रुपये मैंने अपनी मम्मी के अकाउंट में भेज दिए। बहू, तुमने अपनी मम्मी के अकाउंट में पैसे क्यों भेजे हैं? अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए उनको रुपए भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मम्मी जी, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तभी मैंने सोच लिया था कि जब कभी मेरी नौकरी लगेगी तो मैं अपनी सैलरी से 10,000 रुपये अपने माँ बाप के अकाउंट में ज़रूर डालूँगी, ताकि बुढ़ापे में उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि भैया भाभी का तो कोई भरोसा नहीं है, वो उनका साथ देंगे या नहीं। अगर मम्मी पापा को कभी कोई समस्या हो जाए तो किसी के सामने उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, इसीलिए मैं 10,000 रुपये हमेशा उनके अकाउंट में डालती रहूँगी। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर श्यामलाल जी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्हें पूजा जैसी बहू मिली, लेकिन अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। विमला जी बोली, बहू अब से तुम मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये भेज दिया करना। ठीक है मम्मी जी, कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। लेकिन श्यामलाल जी विमला जी पर बरस पड़े।
विमला, ये सब क्या था? तुम्हें बहू की सैलरी से क्या लेना देना? मैं जितना कमाता हूँ वो तुम्हारे लिए कम पड़ने लगे क्या? अगर कम पड़ रहे हैं तो मुझे बता दो। मैं रिटायर हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। श्यामलाल जी को गुस्से में देखकर विमला जी कुछ नहीं बोली और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। समय अपनी गति से चलता रहा। अब पूजा की शादी को पूरे 3 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक वो माँ नहीं बन पाई थी, जिसके चलते विमला जी उसे हमेशा बांझ कहकर बुलाने लगी। सुमित का व्यवहार भी 2 साल तक तो अच्छा रहा, लेकिन अब बच्चे के चलते वो भी पूजा से दूर रहने लगा। उसने अब घर पर आना कम कर दिया था और मुंबई में ही रूम लेकर रहने लगा। अगर घर पर आता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ ही बिताता। पूजा ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरे में कोई कमी नहीं है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन सुमित ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इसी तरह 1 साल और बीत गया। इस 1 साल में सुमित सिर्फ एक बार घर आया था, वो भी एक दिन के लिए। लेकिन हाँ, विमला जी कोई ना कोई बहाना बनाकर 1-2 महीने में ये बताकर 1-2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चली जाती कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं। इस बार 1 महीने के लिए वो घर से बाहर जा रही थी। पूजा ने पूछा तो विमला जी बोली, सुमित की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे उसके पास जाना है। लेकिन मम्मी जी, मेरी तो कल ही सुमित जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप ऐसा कीजिए मम्मी जी, आप घर पर रुक जाइए, मैं ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले लेती हूँ और मैं सुमित के पास चली जाती हूँ। पूजा ने कहा तो विमला जी गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं उसकी माँ हूँ, उसके पास क्यों नहीं जा सकती? और फिर तुम्हें छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है? तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊँगी। इतना कहकर विमला जी मुंबई के लिए निकल गई। तो पूजा समझ गई कि ज़रूर कोई ना कोई बात है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अपने ससुर से कह दिया कि वो अपने मम्मी पापा के पास जा रही है, लेकिन वो वहाँ न जाकर मुंबई के लिए निकल गई और मुंबई पहुंचकर एक होटल में ठहर गई, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब वो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी कि आखिर पिछले 2 सालों से चल क्या रहा है। सुमित का ऑफिस शाम को 6 बजे बंद होता था और पूजा उसके ऑफिस के बाहर 5:30 बजे पहुंच गई थी। ठीक 6 बजे सुमित अपने ऑफिस से बाहर निकला और पूजा ने उसका पीछा किया। सुमित जहां पहले किराए पर रहता था वहां नहीं गया, बल्कि वो तो किसी और मकान में गया। ये देखकर पूजा हैरान रह गई। उसने घर की नेम प्लेट पर देखा तो वहां पर रवीना चौधरी नाम लिखा हुआ था। पूजा कुछ सोच पाती उससे पहले उसने देखा कि उसके बगल वाले घर से एक अम्मा जी निकल रही थी। पूजा उनके पास गई और बोली, आंटी जी, ये रवीना चौधरी कौन है? उनके बारे में आपको कुछ पता है क्या? तो अम्मा जी ने कहा, हाँ बेटा, रवीना सुमित की पत्नी है और अभी उसकी प्रेगनेंसी को 9वां महीना चल रहा है, इसलिए उसकी सास आई हुई है। यह सुनते ही पूजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पीठ पीछे ये सब हो रहा है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। फिर अम्मा जी ने कहा, बेटा, ये जो रवीना है ना, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। जब सुमित ऑफिस के लिए निकल जाता है तो फिर इस घर में रोज एक लड़का आता है। वो अपने पति को ही धोखा दे रही है बेटा। अम्मा की बात सुनकर पूजा सोचने लगी, धोखा तो उसे मिलेगा ही, उसने भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिया है। न माँ के लिए पूजा वापस अपने ससुराल आ गई तो श्यामलाल जी ने कहा, बेटा, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गई थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तो पूजा फूट फूट कर रोने लगी। ये देख श्यामलाल जी घबरा गई। क्या हुआ बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। इस घर में अब मेरा कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ और यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊँगी। तो श्यामलाल जी ने कहा, बेटा,
ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हुआ क्या है? तो पूजा ने श्यामलाल जी को सारी सच्चाई बता दी। अब उसने सोच लिया था कि वो सुमित को तलाक देकर रहेगी। उसने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए। लगभग 2 महीने बाद जब विमला जी घर वापस आई तो पूजा ने कहा, मम्मी जी, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। सुमित ने दूसरी शादी कर रखी है और वो लड़की माँ बन चुकी है। इसीलिए आप उसके पास गई थी। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इतना सुनते ही विमला जी के चेहरे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि अब उनकी और सुमित की पोल एकदम से खुल चुकी थी। पूजा ने वो तलाक के पेपर सीधे सुमित के एड्रेस पर भिजवा दिए, जिसे देखकर सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा था कि जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अब सच्चाई पता चल गई तो उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और इस तरह से दोनों का तलाक हो गया। पूजा अपने मायके आ गई। पूजा को अचानक सामान के साथ देखकर सुमित्रा जी हैरान थी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ, कहकर पूजा सुमित्रा जी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर माता पिता भी अंदर तक टूट गए। पर होने को कौन टाल सकता है। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया। अब पूजा ने भी अपने घर वालों की जिद पर अपनी कंपनी में काम करने वाले विकास के साथ शादी कर ली। विकास ने पहले से ही एक वृद्ध आश्रम खोल रखा था। अब पूजा भी अपनी आधी तनख्वाह उसी वृद्ध आश्रम में दान करने लगी। पूजा की दूसरी शादी को 6 महीने ही गुजरे थे कि तभी एक दिन उसे पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। ये देखकर आज उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिस कमी की वजह से सुमित ने उसे छोड़ दिया था, वो कमी तो उसके अंदर थी ही नहीं। खैर, अब उस बात को सोचकर क्या फ़ायदा। कुछ समय के बाद पूजा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम तनुज रखा। अब पूजा के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। खुशियों भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। लेकिन तभी एक दिन पूजा की सहेली रचना ने उसे बताया कि आज उसने उसकी सास विमला जी को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा था। वो उन्हें पहचान गई, इसलिए उसे उन्हीं के वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ गई है। ये सुन पूजा हैरान हो गई। उसने कहा, तुमने किसी और को देख लिया होगा। वो भला यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांगेगी? नहीं पूजा, तुम चाहे अपने वृद्ध आश्रम में जाकर देख लेना, वो तुम्हारी सास विमला जी ही थी। पूजा ने उस समय रचना से कुछ नहीं कहा और घर वापस आ गई। पूजा को अब सब कुछ जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सासू माँ की ऐसी हालत हो गई। अगले दिन पूजा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और वृद्ध आश्रम में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो सामने विमला जी को देखकर हैरान रह गई। विमला जी सामने पूजा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज पूजा, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और जिसकी सज़ा आज मैं भुगत रही हूँ। विमला जी रोए जा रही थी। पूजा ने उसे उठाया, कुर्सी पर बिठाकर उन्हें पानी पिलाया और फिर बोली, अच्छा तो विमला जी बताइए, आपके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से आप यहाँ पर पहुँच गई? विमला जी ने जब पूजा के मुंह से अपने लिए मम्मी जी ना सुनकर विमला जी सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ मुझे मम्मी कहकर बुला सकती हो। तो पूजा बोली, नहीं विमला जी, वो अधिकार तो आपने कब का खो दिया है। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक साधारण सी महिला हैं, इसीलिए मैं आपको मम्मी जी कहकर नहीं बुला सकती हूँ। और हाँ, आपके साथ क्या हुआ अगर आप चाहे तो बता सकती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो विमला जी तो खुद अपना दिल हल्का करना चाहती थी। उसने कहा, पूजा जब तुम उस घर को छोड़कर चली गई तो तुम्हारे पापा जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा जी तुमसे कितना प्यार करते थे। तुम्हारे घर से चले जाने की वजह से उन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगा। वो बात बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। उनका मानना था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है
और एक दिन अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। जब मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मैंने ये बात बताने के लिए सुमित को फ़ोन किया तो फ़ोन सुमित ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी रवीना ने उठाया था। तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। आगे मैं कुछ कहती उससे पहले ही उसने फ़ोन काट दिया। उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि रवीना ऐसा कर सकती है। मैंने सोचा शायद नेटवर्क की वजह से हुआ होगा, इसीलिए मैंने दोबारा फ़ोन लगाया, लेकिन दोबारा उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे पापा की डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी थी। फिर दोपहर में मैंने सुमित को फ़ोन किया तो इस बार सुमित ने ही फ़ोन उठाया। तो मैंने उसे बताया कि उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसने कहा, माँ मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। मैं वहीं अस्पताल में बैठी रोती रही और लगभग 2 घंटे के बाद सुमित हॉस्पिटल आ गया। वहाँ से तुम्हारे पापा जी की डेड बॉडी लेकर हम लोग घर आ गए। सुमित ने रवीना को फ़ोन करके बता दिया था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी रवीना उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं आई। लगभग 1 हफ्ते के बाद रवीना अपने बच्चे के साथ घर आई तो सुमित ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, जाओ वहीं रहो। तो रवीना ने नाटक करते हुए कहा कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वो अपनी तबीयत के बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं आई। तो सुमित ने भी उसकी बात मान ली और उसे माफ़ कर दिया। 1-2 दिन बाद रचना ने सुमित से कहा, सुमित मम्मी जी अकेली यहाँ पर क्या करेगी, हम एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं और मम्मी जी को अपने साथ लेकर मुंबई चलते हैं। ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि रवीना बहू मुझे अपने साथ रखना चाहती है। सुमित ने उस घर को बेचने के लिए 2-4 लोगों से बात की और फाइनली 40 लाख रुपए में हमारा वो घर बिक गया। वो सारे रुपए रवीना के अकाउंट में गए थे। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि रवीना हमें इस तरह से धोखा देगी। विमला जी, एहसास तो मुझे भी नहीं था कि आप लोग मुझे इस तरह से धोखा देंगे। पूजा ने विमला जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो विमला जी बोली, बेटा कहते हैं ना, एक दिन हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है और हमें भी हमारे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया था। घर बेचने के बाद मैं सुमित और रवीना के साथ मुंबई आ गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर रवीना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब रवीना धीरे धीरे करके सारा काम मुझसे करवाने लगी, यहाँ तक कि वो अपने बेटे की देख रेख भी खुद नहीं करती थी। धीरे धीरे करके 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में कई बार ऐसा हुआ कि सुमित के चले जाने के बाद कोई लड़का आता जिससे रवीना बहुत हंस हंस कर बातें किया करती थी। मैंने कई बार उससे पूछा कि वो लड़का कौन है, लेकिन रवीना ने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। एक दिन मैं घर के बाहर निकली तो मैंने देखा आसपास के लोग रवीना और उस लड़के के बारे में गलत बातें कर रहे थे। तो मैंने घर जाकर रवीना बहू से पूछा, बहू वो लड़का इस घर में आता है, क्या ये बात सुमित जानता है? मेरे इतना बोलते ही रवीना गुस्से से बोली, मम्मी जी आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा करो। अगर ज़्यादा जबान चलाने की कोशिश की तो इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। आपको पता है ना कि ये घर मेरे नाम पर है। इतना बोलकर बहू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अब तो उस लड़के का आए दिन आना जाना हो गया था। जब उसका मन करता वो चला आता और रवीना के साथ उसके रूम में बैठा रहता। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती थी कि किस तरह से रवीना मेरे बेटे को धोखा दे रही है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रवीना ने मुझे डरा धमका कर रखा था कि अगर मैंने सुमित को कुछ भी बताया तो वो अपने बेटे को जान से मार देगी, और मैं हमारे वंश को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं चुपचाप सहन करती रही। लेकिन एक दिन मैंने वो सुना
जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। वो लड़का और रवीना दोनों कमरे में बैठे हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं वहीं से गुजर रही थी कि तभी मैंने सुना पूजा उस लड़के से कह रही थी कि सुमित को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि प्रियांशु उसका नहीं बल्कि हम दोनों का बेटा है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है। उन दोनों ने तो मेरे बेटे को मारने की प्लानिंग भी कर ली थी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी